हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको नया लेसन स्टार्ट करा रही हूँ। लेसन नंबर 8, व्यावसायिक वित्त के स्रोत। अब सबसे पहले हम जो है व्यावसायिक वित्त के बारे में जानकारी देंगे कि व्यावसायिक वित्त क्या होता है। व्यवसाय समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करता है और व्यवसाय संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है। वित्त को व्यवसाय का जीवन रक्षक भी कहा जाता है, यानी कि जिस प्रकार शरीर में जो है रक्त की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से व्यवसाय में जो है वित्त की आवश्यकता होती है। व्यवसाय के विभिन्न कार्यों को करने के लिए धन की आवश्यकता को ही व्यावसायिक वित्त कहते हैं। यानी कि व्यवसाय के जो विभिन्न कार्य करने के लिए हमें जो धन या पैसे की ज़रूरत होती है, उसको हम व्यावसायिक वित्त कहते हैं। कोई भी व्यवसाय बिना पर्याप्त धन के कार्य नहीं कर सकता। उद्यमी यानी उद्योगपति जो होता है ना, जो पूंजी प्रारंभ में लगाता है, वो व्यावसायिक वित्त की पूरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती। यानी स्टार्टिंग में जो पैसा लगाता है वो पूरा नहीं होता है ना, जो आगे भी उसको जरूरत पड़ती है। व्यावसायिक विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसलिए अन्य स्रोतों की भी तलाश करता है। वित्तीय आवश्यकताओं का सही आकलन और विभिन्न स्रोतों की पहचान करना किसी व्यावसायिक संगठन को चलाने का एक महत्वपूर्ण जो है पहलू। कहने का मतलब है, एक व्यवसाय को वित्त प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोतों का पता लगाना पड़ता है, जिससे वो वित्त प्राप्त कर सके। वित्त की आवश्यकता व्यवसायी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने के निर्णय के समय ही पैदा हो जाती है। जब व्यवसाय को प्रारंभ करने की सोचता है ना, तभी जरूरत हो जाती है इसकी। कुछ राशि आवश्यकता से तुरंत हो जाती है, जैसे संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर, अन्य संपत्ति को खरीदने हेतु। ये तो स्टार्टिंग में चाहिए उसको। इसी प्रकार से कुछ कोष की आवश्यकता दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए, यानी कि रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, उसके लिए पैसा चाहिए। जैसे कच्चे माल की खरीद है, कर्मचारियों का वेतन है। इसी प्रकार से जो है व्यवसाय को जब बढ़ाना होता है ना, विकास करना होता है, तभी धन की आवश्यकता होती है। तो व्यवसाय के लिए वित्त की आवश्यकता को निम्न श्रेणियों में हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला आता है स्थायी पूंजी की आवश्यकता। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए स्थायी संपत्तियां जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी, फर्नीचर आदि खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसे उद्यम की स्थायी पूंजी की आवश्यकता कहते हैं। स्थायी पूंजी का मतलब होता है कि पैसा एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वो लंबे समय तक इन्वेस्ट ही रहेगा। आज मशीनें खरीदी है ना, भूमि खरीदी, भवन खरीदा, तो ये तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट है ना, इसलिए इसकी स्थायी पूंजी कहते हैं। ठीक है ना। और देखिए, स्थायी संपत्तियों के लिए आवश्यक पूंजी का व्यवसाय में निवेश जो है लंबी अवधि तक रहता है। विभिन्न व्यवसायिक इकाइयों को स्थायी पूंजी की अलग अलग राशियों की आवश्यकता होती है। यानी अलग अलग प्रकार के व्यवसाय में अलग अलग प्रकार की स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, जो विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है। जैसे व्यवसाय की प्रकृति। उदाहरण के लिए, एक व्यापारिक इकाई को विनिर्माण इकाई की तुलना में कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी व्यापारिक इकाई जो क्रय विक्रय का काम करती है, उसको स्थायी पूंजी की आवश्यकता एक विनिर्माण इकाई, विनिर्माण होता है जहाँ प्रोडक्शन होता है ना, वहाँ पर ज़्यादा चाहिए। प्रोडक्शन यानी फैक्ट्रीज वगैरह में ज़्यादा पैसा चाहिए स्थायी पूंजी के लिए। और जो व्यापारिक इकाई है, जो लेन देन करती है, क्रय विक्रय करती है, उसको कम चाहिए। इसी प्रकार स्थायी पूंजी की आवश्यकता एक छोटे उद्यम की अपेक्षा एक बड़े उद्यम में अधिक रहती है। छोटा उद्योग है तो कम जरूरत पड़ेगी, बड़ा है तो ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। दूसरा है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। किसी उद्यम की वित्तीय आवश्यकता स्थायी संपत्तियों के क्रय के साथ ही समाप्त नहीं हो जाती है। व्यवसाय कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, उसे दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी रोज़मर्रा के जो छोटे मोटे भुगतान होते हैं ना, उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। इसे व्यवसाय की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कहा जाता है। इसकी आवश्यकता जैसे माल का स्टॉक के लिए है, प्राप्य बिल है, चालू संपत्तियों के लिए है, वेतन, मजदूरी, टैक्स, किराया जैसे वर्तमान में जो भी खर्चे होते हैं ना, उनके भुगतान के लिए जो है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी अलग अलग व्यवसायों के लिए अलग अलग होती है, जो कई तत्वों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, उधार माल का विक्रय करने वाली और कम बिक्री करने वाली, जिसका कम टर्नओवर होता है, उसमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। यानी जो संस्थाएं उधार माल बेचती है और जो नकद बेचती है, तो नकद बेचने वालों के लिए तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि उसके पास पैसा आ जाता है माल बेच के। लेकिन जो उधार माल बेचती है ना, तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पैसा बाद में वसूली होती है। इस प्रकार से कार्यशील पूंजी की आवश्यकता उनको ज़्यादा होती है। स्थायी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के विकास और विस्तार के साथ जो है बढ़ जाती है। कभी कभी उत्पादन या कार्य की लागत को कम करने के लिए उच्च तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाता है ना, तो इसके लिए भी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जैसे त्योहारों का मौसम है तो ज़्यादा स्टॉक रखना है ना,
और चालू देनदारियों का भुगतान करना है या व्यवसाय का विस्तार करना है या दूसरे स्थान पर ले जाना है तो अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो अलग अलग इसके कारण हैं कि स्थायी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता हमें कब कब कितनी कितनी होती है। अब है कि वित्त के स्रोतों की कौन कौन से स्रोतों से हम जो है वित्त प्राप्त कर सकते हैं, इसका एक चार्ट दे रखा है। देखिए, कोषों के वर्गीकरण का चार्ट है। इसमें अलग अलग प्रकार है, जैसे अवधि के आधार पर, है ना। अवधि के आधार पर 3 प्रकार है, दीर्घ अवधि, मध्य अवधि और अल्प अवधि। अब दीर्घ अवधि में कौन कौन से हैं देखिए, समतांश, संचित आय, पूर्वाधिकारांश, ऋण पत्र, वित्तीय संस्थाओं से ऋण और बैंक से ऋण। और मध्य अवधि देखिए, दीर्घ अवधि यानी 5 वर्ष से अधिक वाले हो देंगे, मध्य अवधि यानी 1 से 5 वर्ष तक के लिए बैंकों से आएगा और सार्वजनिक जमा आएगा, वित्तीय संस्थाओं से ऋण और पट्टाधी वित्त है। और अल्प अवधि जो 1 वर्ष तक के लिए होता है, व्यापारिक साख, आड़त, बैंक और वाणिज्यिक पत्र। ठीक है ना, ये प्रकार है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा प्रकार है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व कोष कौन कौन से हैं, तो समतांश होता है और संचित प्राप्य। ठीक है। और ऋणगत कोष कौन से थे, ऋण पत्र है, बैंकों से ऋण है, वित्तीय संस्थाओं से ऋण है, सार्वजनिक जमा है, निजी वित्तीय है, वाणिज्यिक पत्र है। और अगला है जुटाने के स्रोत के आधार पर, यानी कि स्रोत कौन से हैं, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत में जैसे समतांश पूंजी है और संचित आय है। बाह्य स्रोत में वित्तीय संस्था है, बैंक से ऋण, पूर्वाधिकारांश, सार्वजनिक जमा, ऋण पत्र, व्यापारिक साख, फैक्टरिंग और पट्टाधिक होता है। ठीक है ना। तो ये अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार है व्यवसाय वित्त को प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग है, देखिए अवधि के आधार पर क्या है ना। अवधि के आधार पर पूंजी के स्रोतों को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें दीर्घ अवधि, मध्य अवधि और अल्प अवधि। दीर्घ अवधि स्रोत व्यवसाय को 5 वर्ष से अधिक की अवधि की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देंगे। 5 साल से अधिक की अगर पैसे की जरूरत है वो दीर्घ अवधि में आएगा। जिसके स्रोत कौन से, जो आपको पहले चार्ट में बताया, शेयर है, डिवेंचर है, लंबी अवधि के ऋण है, वित्तीय संस्थाओं से ऋण है ना। इस प्रकार का धन जो है उपकरण खरीदने, संयंत्र खरीदने, स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए आवश्यकता है। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया, स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो लंबी अवधि के लिए चाहिए, नहीं कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो लंबे समय के लिए ही हमें इन्वेस्ट रखना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर दीर्घ अवधि के लिए। ठीक है। लेकिन यदि पूंजी 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम के लिए चाहिए तो मध्य अवधि के वित्त के स्रोत का प्रयोग करेंगे। इन स्रोतों में जैसे वाणिज्यिक बैंकों से ऋण है, सार्वजनिक जमा है, लीज वित्तीय है, वित्तीय संस्थाओं से ऋण है आदि आ जाएगा। और 1 वर्ष से कम समय के लिए अगर पूंजी को चाहिए तो लघु अवधि कहते हैं। लघु अवधि के उदाहरण जैसे व्यापारिक साख है, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण है, वाणिज्यिक प्रपत्र है ना। तो ये अल्प अवधि वित्त चालू संपत्ति जैसे प्राप्य बिल है, स्टॉक के लिए जो है सामान्य है। मौसमी व्यवसाय जिन्हें सर्वाधिक बिक्री के लिए स्टॉक जमा करना पड़ता है। 2 मौसम के मध्य की अवधि के लिए लघु अवधि वित्त की आवश्यकता होती है, यानी 2 मौसम के बीच में जब पैसा चाहिए ना तो उसमें भी लघु अवधि के लिए 2 मौसम का मतलब है जैसे सर्दी आने, गर्मी चल रही, सर्दी आने वाली, उसके बीच में जो है जैसे सर्दी का स्टॉक करना है तो पैसा चाहिए, पहले स्टॉक तो पहले तैयार होगा, सर्दी के जो वस्तु चाहिए ना, सर्दी के हिसाब से जैसे ऊनी कपड़े चाहिए तो उसके लिए पहले से स्टॉक तैयार करना पड़ता है ना। तो पहले से जो पैसा चाहिए वो आ जाएगा इसके अंदर। थोक व्यापारी एवं विनिर्माता जिसकी अधिकांश संपत्ति जो है स्टॉक वगैरह में है ना होती है, इनको अल्प अवधि के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर वित्त के स्रोतों को स्वामित्व कोष और ऋणगत कोष में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्वामित्व कोष का अर्थ है वह कोष जो उद्यम के स्वामियों ने दिया है। ये स्वामी एकल व्यापारी, साझेदारी, कंपनी के अंशधारी होती है। सो स्वामी है, एकल व्यापारी भी स्वामी है, साझेदार भी हो सकते हैं और कंपनी के जो शेयर होल्डर है ना वो भी हो सकते हैं। पूंजी कहते हैं कि इसमें लाभ का वह भाग जो व्यवसाय में पुनः निवेशित है वो भी सम्मिलित होता है, यानी कि जब लाभ कमाते हैं ना तो उस लाभ को वापस री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद है स्वामिगत पूंजी व्यवसाय में लंबी अवधि के लिए लगी होती है और व्यवसाय के जीवन काल में इसको लौटाना नहीं पड़ता है ना। वह पूंजी स्वामी को प्रबंधन में नियंत्रण के अधिकार की प्राप्ति का एक आधार भी होती है, यानी कि समतांशों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना तो जीवन काल में वापस नहीं मिलता है समतांशों में। ठीक है ना। समतांशों का निगमन और संचित आय में 2 प्रमुख स्रोत है जिसे स्वामिगत कोष प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरी ओर ऋणगत कोष से तात्पर्य ऋण एवं उधार लेने के
जो है से कोष से एकत्रित करता है। ऋणगत स्रोतों में वाणिज्यिक बैंकों से ऋण है, वित्तीय संस्थाओं से ऋण है, ऋण पत्रों का निगमन है, सार्वजनिक ऋण है, व्यापारिक साख है, ये सब सम्मिलित होते हैं। इन स्रोतों से कोष एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित शर्तों पर प्राप्त किए जा सकते हैं और उन्हें निश्चित अवधि के बाद में लौटाना भी पड़ता है। ठीक है, इन कोषों पर निश्चित दर से ब्याज भी दिया जाता है। कभी कभी जो है इसका व्यवसाय पर बहुत अधिक भार हो जाता है, क्योंकि कम आय होने पर या हानि होने पर ब्याज का भुगतान तो करना ही पड़ता है। नहीं लोन लोगे तो ब्याज का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। सामान्यतः किसी स्थायी संपत्ति की जमानत पर ही ये कोष दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने जानकारी दी है स्वामित्व कोष के आधार पर और उसके बाद अवधि के आधार पर। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है आंतरिक एवं बाह्य सुविधाओं के आधार पर। इसमें भी मैं बता देती हूँ आपको, कोषों के स्रोत के श्रेणीकरण का एक और आधार है कोष जुटाने की आंतरिक स्रोत या बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत वे है जो संगठन से ही जुटाए जाते हैं, यानी अंदर से ही। उदाहरण के लिए एक व्यवसायी को प्राप्य बिल की वसूली है, कि रफ्तार बढ़ाना है, अतिरिक्त स्टॉक को बेचना है, लाभों का पुनर्विनियोग करना है, यानी कि ये सारे स्रोत क्या है, संस्था के अंदर ही होते हैं, है ना, जिसको वापस री इन्वेस्ट करते हैं। जैसे लाभ प्राप्त किया, लाभ सारा ने बांट कर कुछ लाभ को वापस इन्वेस्ट कर दिया, तो संस्था के अंदर से हो जाए। कोषों के आंतरिक स्रोत व्यवसाय की सीमित आवश्यकताओं की ही पूर्ति, यानी ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते। ठीक है, कोष के बाह्य स्रोतों में संगठन के बाहर के स्रोत जैसे आपूर्तिकर्ता है, ऋणदाता है, निवेश करता है, ये सम्मिलित है। जब भी बड़ी मात्रा में राशि एकत्रित करनी होती है ना, तो आमतौर पर बाह्य स्रोत का ही प्रयोग किया जाता है। आंतरिक स्रोतों की अपेक्षा बाह्य स्रोतों से पूंजी जुटाना अधिक खर्चीला भी होता है और कई मामलों में व्यवसायिक इकाई को बाह्य स्रोतों से पूंजी जुटाने के लिए अपनी परिसंपत्तियों को गिरवी भी रखना पड़ता है। और ऋण पत्रों का निगमन है, वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार लेना है, सार्वजनिक जमा स्वीकार करना है, ये पूंजी के स्रोत के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, ये तीनों प्रकारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है वित्त के जो स्रोत है ना, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, टेक केयर, बाय।